हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 11th बुक 1 का आज चैप्टर 2 चल रहा है। हमने इसके पहले क्लास 11th का बुक 1 का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया। अगर किसी ने भी वो नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये मेनली हमारा क्लास 6 टू 12th NCERT पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम इसमें क्लास 6 टू 12th पूरा कंप्लीट करेंगे। जिसमें हमने क्लास 6, क्लास 7th, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10th और क्लास 11th का भी चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th बुक 1 का चैप्टर 2। ठीक है, इसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं बुक 1 और बुक 2 है क्लास 11th में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बुक 1 के 10 चैप्टर्स जो भी हैं वो कंप्लीट करेंगे अच्छे से। फिर हम जो बुक 2 के 10 चैप्टर्स हैं उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम सबको पता है, आप लोग अगर 11th या 12th की स्टडी कर रहे होगे या UPSC की स्टडी कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि हमारी 11th और बुक में क्या है, 11th और 12th की बुक दो बुक्स हैं। ठीक है, बुक 1 एंड बुक 2, और क्लास 12th में भी बुक 1 एंड बुक 2 है। ठीक है, क्लास 11th बुक 1 में 10 चैप्टर्स है टोटल, और बुक 2 में भी 10 चैप्टर्स है। और क्लास 12 जब हम क्लास 12 से स्टार्ट करेंगे तो तब उसकी बात तब करेंगे। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर किसी भी बच्चे को क्लास 6 टू 12th NCERT के हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे तो वो परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। या आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे होगे अगर, तो आपको क्लास 6 टू 12th NCERT प्लस स्टैंडर्ड बुक्स के भी नोट्स चाहिए होंगे किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हमारा चैप्टर क्या है? राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में बात किया था कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। ठीक है, तो हम अब बात करेंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से राइट्स की बात की गई है, कौन कौन से हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, कौन कौन से हमें ऑर्डिनरी राइट्स दिए गए हैं, क्या राइट्स हमारी लाइफ में कितनी वैल्यू करते हैं और किसके साथ कौन से रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं, हमारे राइट्स को कब हमसे लिया जा सकता है। तो हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, जितने भी राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब जितने भी नहीं, बहुत सारे राइट्स हैं, मेनली हम क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनकी बातें करेंगे और कुछ ऑर्डिनरी राइट्स जो हैं उनकी बात करेंगे। क्लास 11th की बुक है तो आप बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत डीप समझना। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना, क्योंकि अगर आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपका मतलब समझ लो एक जो बेस होता है वो क्लियर नहीं होगा। क्लास 6 टू 12th अगर UPSC के बच्चे के लिए मैं मेनली बोल रही हूँ कि क्लास 6 टू 12th, क्लास 6 टू 10th आप क्या कर सकते हो, थोड़ी सी लाइटली ले सकते हो, क्योंकि क्लास 6 टू 10th में जो भी चीज़ें दी गई हैं उसका एक्सटेंशन वर्जन क्लास 11th और 12th में दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्लास 11th और 12th काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, उसमें आप कोई भी लापरवाही नहीं कर सकते हो। The Constitution is a document that sets limit on the power of the government and ensures a democratic system in which all persons enjoy certain rights। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जो क्या करता है गवर्नमेंट की पावर पे। ठीक है, देखो वैसे तो मुझे पेन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से नोट्स बनाए हैं। जो भी अंडरलाइन चीज़ होती है मैं तुरंत उसको रेड या ब्लैक से लिखती हूँ। आप जानते भी होगा अगर आप नोट्स मेकिंग करते हो कि नोट्स मेकिंग में कितना एफ़र्ट लगता है। लेकिन मैंने वो एफ़र्ट्स लगाए हैं, और मैंने इसलिए मैं पेन ज़्यादा यूज़ नहीं करती अपने PDF में, वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। और मतलब जब मैंने 2-3 पेन यहीं पे यूज़ कर दिए हैं तो उसका कोई मतलब भी नहीं बनता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए यूज़ करती हूँ कि आपको जो भी मेन पॉइंट्स हो वो सब समझ में आ जाए, आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट सेट्स लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंश्योर्स द डेमोक्रेटिक सिस्टम इन विच ऑल पर्सनस एंजॉय सर्टेन राइट्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट की पावर्स को क्या करता है, लिमिट करता है। ठीक है,
कि गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करेगी और उसकी क्या क्या पावर्स है, उसकी पावर्स पे रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम को क्या करती है, स्टेबल करती है, ठीक है। हमारे मतलब हमें हमेशा ये विश्वास दिलाने का काम करती है कि हाँ, हमारे कंट्री में कहीं ना, हमारे कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या है, स्टेबल है और प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है कि हर पर्सन क्या करता है, कुछ राइट्स दिए गए हैं, उस राइट्स को फ्रीली इंजॉय करता है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो बहुत इमरजेंसी के केसेस में लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें आज है कि हमें लाइट मिल रही है, कल नहीं मिलेगी, परसों राइट है, लाइट मिलेगी, परसों नहीं मिलेगी, सब कुछ नहीं है। बहुत इमरजेंसी केसेस होते हैं, उस केसेस में हमसे क्या किया जाता है, ये राइट्स लिए जाते हैं। बट आप याद रखो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये सिस्टम है जहाँ पे हर व्यक्ति क्या करता है, हर पर्सन कुछ राइट्स को क्या करता है, इंजॉय करता है, ठीक है, फ्री एंड फेयर मैनर में। इन दिस चैप्टर द फंडामेंटल राइट्स कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए हैं जो कि हम काफ़ी अच्छे से उसका यूज़ करते हैं और अपनी लाइफ को स्टेबल लाइफ बनाते हैं। बट 3 of the Constitution of India list the fundamental rights and also mention the limits on these rights. But there होगा, these of the Constitution, बट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, एक फंडामेंटल राइट्स की क्या करते हैं, लिस्ट को बनाता है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के पूरी लिस्ट दी गई हुई है कि ये लोगों की फंडामेंटल राइट्स है, इसको गवर्नमेंट भी नहीं बदल सकता, ठीक है। एंड ऑल्सो मैंशन द लिमिट्स ऑन दीज राइट्स। और क्या उसने क्या किया है, इस राइट्स पे क्या किए हैं, कुछ लिमिटेशंस भी लगाए हैं। जैसा कि मैंने बोला, रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस जो चीज़ें होती है कि हमें फ्रीडम मिला है कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ जी सकते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ जीने के लिए हम किसी और की लाइफ को नहीं छीन सकते, ठीक है। तो ये एक रिस्ट्रिक्शंस है कि आप क्या कर सकते हो, किसी और की लाइफ को नहीं छीन सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट। जो राइट्स की इम्पोर्टेंस क्या क्या होती हैं, हमें जो राइट्स मिला है तो इसकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है। अगर आपको राइट्स नहीं दिए जाते हैं तो आप इमेजिन करो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी। आप एक विदाउट राइट लाइफ अपनी इमेजिन करना और एक विथ राइट्स अपनी लाइफ इमेजिन करना, तब आपको पता चलेगा कि हमारे लाइफ में राइट्स की क्या अहमियत है और क्या इम्पोर्टेंस है। इन 1982 द कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर एशियन गेम्स, ठीक है। यहाँ पे एक आपको स्टोरी बताई गई है, वो मैं स्टोरी आपको पढ़ के बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक एशियन गेम से रिलेटेड हमें स्टोरी बताई गई है, आपके बुक में वो स्टोरी लिखी हुई है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं शॉर्ट स्टोरी यहीं पे बता देती हूँ क्या है। 1982 में क्या हुआ, एशियन गेम के लिए एक कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है, जो भी हाईवेज़ होते हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं, और एशियन जब गेम्स होता है तो काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, ठीक है। तो एशियन गेम के लिए वो कंस्ट्रक्शन वर्क दिया गया था, वो काम हो भी गया, वर्कर्स को उनके पैसे मिल गए, वो लोग पैसे लेके चल भी गए। लेकिन आफ्टर सम टाइम वहाँ की गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि उनको जो पेमेंट दिया गया है वो पेमेंट कम दिया गया है, ठीक है। जो एक मिनिमम वेज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, उनको कम पैसे दिए गए हैं। तो क्या किया गया, उन लेबर्स को फिर से बुलाया गया और उनके जो भी एक्स्ट्रा पैसे थे उनको वो दिए गए। तो ये एक स्टोरी थी, ठीक है। इस स्टोरी का क्या कंक्लूज़न है वो हम बाद में देखेंगे। फिर मचल लालंग का एक केस है, वॉज 23 व्हेन ही वॉज अरेस्टेड, ठीक है। मचल ललंग एक आदमी था, उसको किसी क्राइम में 23 ईयर्स की एज में, जब उसकी एज 23 ईयर्स थी तब उसको क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। उसको मतलब अरेस्ट कर लिया गया था। इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि क्या उसके जुर्म था, उसका कोई जुर्म ऐसा नहीं था, मतलब जो उसको एक जुर्म था उसके लिए उसको 23 ईयर्स की जब उसकी एज थी तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। वॉज 77 रिलीज इन जुलाई 2005,
और उसको रिलीज़ कब किया गया, जब वो 77 ईयर्स का हो गया, ठीक है, जुलाई 2005 में। ही स्पेंड 54 ईयर्स अंडर कस्टडी। अब उसने 54 ईयर्स क्या किया, कस्टडी में बिताया। तो आप सोच रहे होंगे इसमें क्या है, उसकी सज़ा होगी भाई 54 साल की, लेकिन नहीं, उसकी सज़ा नहीं थी 54 ईयर्स की। वो उसको जब अरेस्ट किया गया था, तो जब उसको अरेस्ट किया गया तो पुलिस को ऐसा लगा कि इसकी जो मेंटल कंडीशन है वो थोड़ी सी ख़राब है, ठीक है। तो उस मेंटल कंडीशन को सुधारने के लिए उसे वहाँ के मेंटल असाइलम में भेजा गया। वो मेंटल असाइलम में गया, वो कुछ दिन बाद ठीक भी हो गया। वहाँ के डॉक्टर लगातार पुलिस को ये बात जानकारी देने की, इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे थे कि ये ठीक हो गया है, अब आप इसको ले जा सकते हैं। लेकिन पुलिस की लापरवाही में वो उसका क्या हो गया, पूरा जो एक 54 ईयर्स था वो क्या हुआ, वो उस कस्टडी में ही बिता दिया, ठीक है। मेंटल असाइलम जब वो जेल से गया था तो उसको एक कस्टडी में रखी गई। तो ऐसे बताया जा रहा है कि यहाँ पे लापरवाही की वजह से क्या किया गया, उसका पूरा लाइफ ख़राब कर दिया गया। मचल लाला केस shows what happen when rights granted by the constitution are not avail in practice, ठीक है। मचल लाला का केस जो है वो हमें ये बताता है कि क्या होता है जब हमें फंडामेंटल राइट्स तो मिले हैं, ठीक है, हमें ये राइट्स मिले हैं ना कि हमें अरेस्ट किया जाएगा, जो हमारी सज़ा में से वही दिया जाएगा। लेकिन उस आदमी की क्या गलती थी मचल लाला की, उसे कि 54 इयर्स जो बर्बाद किए गए, तो उसमें उसका क्या दोष था, उसका कोई दोष नहीं था, ठीक है। तो यही बता रहा है जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन कुछ राइट्स होते हैं जो हमें दे देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसकी क्या होती है, उसकी सही तरीके से उसको यूज़ नहीं किया जाता, उसको प्रैक्टिस में सही तरीके से नहीं लाया जाता, उसको लोग क्या करते हैं, लापरवाही से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ बताने की कोशिश की गई थी। बोथ दिस एग्जाम्पल्स शोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग राइट्स ऑफ द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस राइट्स। फर्स्ट केस में हमें देखा कि राइट्स से उनका मिनिमम वेज एक्ट उनके राइट थे, ठीक है, तो उनको वो पैसे बुला के भी दिए गए। यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ वो चीज़ें जो थी राइट्स का सही इम्प्लीमेंटेशन हुआ, लेकिन दूसरे केस में हमने देखा उस राइट्स का गलत तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ठीक है। तो इन दोनों केसेस से हमें ये बात पता चलती है कि राइट्स का सही तरीके से यूज़ होना और नहीं यूज़ करना, या राइट्स का होना हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अब यहाँ पे बिल ऑफ राइट्स की बात कही गई है कि बिल ऑफ राइट्स क्या होते हैं। अ डेमोक्रेसी मस्ट इंश्योर दैट इंडिविजुअल्स हैव सर्टेन राइट एंड दैट द गवर्नमेंट विल ऑलवेज रिकॉग्नाइज दीज राइट्स, ठीक है। गवर्नमेंट हमें हमेशा इस बात से इंश्योर करता है, मतलब हमें ये बात की हमेशा गारंटी देता है कि इंडिविजुअल के पास क्या है, हर एक पर्सन के पास उसके कुछ राइट है, ठीक है। और जो गवर्नमेंट है उसको हमेशा इन राइट्स को क्या करना चाहिए, अपने दिमाग में रखना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट कभी भी इस टाइप के वर्क्स ना करे कि जो एक पर्टिकुलर इंसान है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, उसकी क्या की जाए, उसकी राइट्स को वॉयलेट किया जाए उनके एक्ट के थ्रू, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट अगर कुछ भी रूल्स रेगुलेशन पास कर रही है या कोई एक्ट कर रही है ऐसा, तो उसमें जो इंडिविजुअल के राइट्स का कहीं से भी वॉयलेशन नहीं होना चाहिए, ये बात बोलने की कोशिश की गई है। मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज टू लिस्ट द राइट ऑफ द सिटीजन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ, ठीक है। बहुत सारी ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जो जिन्होंने क्या किया है, अपने सिटीज़न के राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ठीक है। सच अ लिस्ट ऑफ राइट्स मेंशन्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द बिल ऑफ राइट, ठीक है। इसी राइट्स को क्या किया, इसी लिस्ट ऑफ राइट्स को क्या करना, एक कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करना और उसको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोटेक्ट करना, ठीक है, कि मतलब उसका वॉयलेशन कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। एक जो राइट्स के बिल होते हैं और उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्ट करने का क्या करता है, एक प्रोटेक्शन देता है उस राइट्स पे, उसी को हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ राइट। आप लोग ध्यान में रखना ये बातें, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा बिल ऑफ राइट प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट फ्रॉम दस एक्टिंग अगेंस्ट द राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड इंश्योर्स अ रेमेडी इन केस देयर इज वायलेशन ऑफ दीज राइट्स। ठीक है, बिल ऑफ राइट क्या करता है, गवर्नमेंट को प्रोहिबिट करता है कि वो एक इंडिविजुअल के राइट्स के अगेंस्ट कोई भी काम नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे हमारा राइट है रोड पे चलना, तो गवर्नमेंट अगर कोई ऐसे केस ना हो तो वो हमें क्या करता है, रोड पे चलने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे ये कोरोना वायरस का टाइम है, आपने देखा होगा, तो हमारा पहले क्या राइट था कि हम अपने फेस को एक सुंदर गुड लुकिंग दिखना, ये हमारा राइट है। ठीक है, हम अपने आप को जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं। हमें मास्क पहनना, स्टोल बांधना ये नेसेसरी नहीं था। ठीक है, ये हमारे राइट्स थे। ठीक है, गवर्नमेंट उस टाइम क्या करती थी, इस राइट को ज़बरदस्ती क्या डंडे लेके खड़ी होती थी रास्ते में कि नहीं तुम मास्क पहनो, तुम मास्क पहनो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, ये इमरजेंसी का टाइम है, ये वायरस का टाइम है। ठीक है, तो उसको हमारे इस राइट्स को क्या करना पड़ा, कुछ दिन के लिए टालना पड़ा, हमें मास्क क्या कर दिया गया, ज़रूरी कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं कि गवर्नमेंट जब तक कोई ऐसी इमरजेंसी ना आए तब तक इंडिविजुअल के राइट्स के अगेंस्ट काम नहीं करेगा या उनके राइट्स का वायलेशन नहीं करेगा। ठीक है, फिर है फंडामेंटल राइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर राइट अवेलेबल टू अस। हमारे पास, जैसे कि हमने पहले ही बात की थी, कि हमें कुछ ऑर्डिनरी राइट्स दिए जाते हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये बताने की कोशिश की गई है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जो और ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो किस वे में डिफरेंट होते हैं, इनका क्या ऐसा वर्क होता है, कौन कौन से ऐसे ऑर्डिनरी राइट्स हैं और कौन कौन से ऐसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अब हम इसको आगे इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ। जो ऑर्डिनरी लॉ होते हैं या और लीगल राइट्स जो हमें दिए जाते हैं कि हाँ लीगल है वो, लेकिन फंडामेंटल नहीं है। ठीक है, और जो इस तरीके के लीगल राइट्स होते हैं उसको कोई भी तरीके से क्या किया जाता है, एक ऑर्डिनरी लॉ पास हुआ, मतलब एक ऐसी जजमेंट आई और क्या कर दिया जाता है, उस लॉ को पास कर दिया जाता है। उसमें ज़्यादा ताम झाम जुडिशियल रिव्यू और ये सब की ज़रूरत नहीं होती है। वो एक ऑर्डिनरी लॉ है तो उस तरीके से वो उसको क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ। पढ़ चुके हम लोग, यहाँ पे FR है, आप लोग फंडामेंटल राइट्स ही पढ़िएगा। और आप लोग अगर थोड़ा और अच्छे होंगे, इफ़ेक्टिवली और इफ़िशियंटली वर्क करते होंगे, तो आप यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा शॉर्टकट यूज़ कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी बार एक ही चीज़ रिपीट होती है तो लिखने में थोड़ा सा मन हट जाता है, मन नहीं करता है एक ही चीज़ बार बार लिखने का, तो मैंने FR लिख दिया। आप लोग क्या लिख सकते हो, उसको फंडामेंटल राइट्स लिख सकते हो पूरा, कोई अच्छी नहीं, आपके नोट्स और अच्छे लगेंगे। फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे, उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, उसको हमारी ये एक हमें गारंटी दी जाती है। ठीक है, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, ये हमें क्या कर दिया गया है, गारंटी दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आपको ये राइट्स मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और इसको प्रोटेक्ट भी वो करता है कि अगर इसको कोई वायलेट करेगा आपके राइट टू इक्वलिटी को, आपको कोई कहीं अलग मानेगा, आपको इक्वली चांस नहीं दिया जाएगा, तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगी। ठीक है, तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन करती है और उसको क्या करती है, गारंटी भी उसके लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें देती है। ऑर्डिनरी राइट्स में बी चेंज बाय द लेजिस्लेचर बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। ठीक है, जो ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, चेंज हो सकते हैं, लेजिस्लेचर उसको चेंज कर सकती है। एक और जो नॉर्मल प्रोसेस होता है लॉ मेकिंग का, उस लॉ मेकिंग के अकॉर्डिंग उस नॉर्मल से प्रोसेस को वो यूज़ करके क्या कर सकती है, कोई भी ऑर्डिनरी लॉ वो क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। ऑर्डिनरी लॉ मतलब लीगल राइट्स भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं अब लीगल राइट्स आ जाएगा और ऑर्डिनरी राइट्स आ जाएगा तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा। लीगल राइट्स और ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आर द सेम थिंग। ठीक है,
तो जो लीगल राइट्स होते हैं उसको एक ऑर्डिनरी लॉ जो प्रोसेस होता है कि लोकसभा, राज्यसभा और ऐसे करके वो लोग क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेचर उसको चेंज कर सकती है आराम से। एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर एक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द जुडिशरी। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव या इसमें बताया है, नहीं यहाँ पे एक पॉइंट हमारा छूटा है, ठीक है, वही से मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, क्योंकि जब चीज़ें हमें पता होती है ना कि इसके बाद क्या है, तो जब हमें वो चीज़ें नहीं मिलती है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। हमारी एक लाइन छूट गई थी। बट फंडामेंटल्स में ओनली बी चेंज बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक है, लेकिन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसको चेंज करने के लिए हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना अमेंडमेंट 244 और ऐसा, तो हमें अपने फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेचर एक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द जुडिशरी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर कोई भी अगर काम करते हैं अगर वो इलीगल होता है, ठीक है, मतलब अगर जुडिशियरी को ऐसा लगता है कि वो गलत है, ठीक है, तो जुडिशरी उसको आराम से क्या कर सकती है, इलीगल कह सकती है। ठीक है, डिक्लेयर इलीगल कर सकती है कि ये जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए या जो भी कंडक्ट किया है, जो भी एक्ट किया है, वो बिल्कुल ही इलीगल है। ठीक है, जुडिशरी के पास हमारी अथॉरिटी होती है, क्योंकि जुडिशरी हमारी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। अभी आप एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी जब सेपरेट चैप्टर्स पढ़ोगे तो उस पर हम लोग ये चीज़ काफ़ी डीप और ब्रीफ तरीके से क्लियर करेंगे। If these violate the fundamental rights or restrict them in an unreasonable manner। ठीक है, इलीगल कब डिक्लेयर करेगी, जब उसे ऐसा लगेगा कि उसके जो भी चीज़ें हैं, कंडक्ट है, एक्शन है, या उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसने किसी भी फंडामेंटल राइट का क्या किया है, वॉयलेशन किया है, या उसने उस पर अनरीजनेबल विदाउट नेसेसरी कोई क्या किया है, रिस्ट्रिक्शन लगाया है, तब वो क्या कर सकती है, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर के कंडक्ट को इलीगल डिक्लेयर कर सकती है। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड राइट्स। लेकिन हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो भी पूरी तरीके से अनलिमिटेड या एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। एब्सोल्यूट हम लोग उसको बोलते हैं जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, लेकिन हमारी फंडामेंटल राइट ना एब्सोल्यूट है, ना उसमें हमें अनलिमिटेड पावर्स या अनलिमिटेड राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कैन पुट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगर उसको ऐसा लगता है गवर्नमेंट को, तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जो सही रिस्ट्रिक्शन हो, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स पे क्या कर सकती है, आराम से लगा सकती है। ठीक है, In fact, Article 16(4) of the Constitution explicitly clarifies that a policy like reservation will not be seen as a violation of right to equality। ठीक है, इनफैक्ट जो कि हमारा आर्टिकल 16(4) है, ठीक है, आर्टिकल 16 सब सेक्शन 4 जो है, उसने ये मतलब साफ शब्दों में बोला है, क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट क्या देता है, राइट टू इक्वलिटी देता है। तो आप बोलोगे ना कि इसमें रिजर्वेशन क्यों होता है, ये तो एक तरीके से अनइक्वालिटी हो गया, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देना हो गया। नहीं, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 सब सेक्शन 4 है, वो हमें ये बात क्लियरली बताता है कि जो रिजर्वेशन है वो कहीं से भी हमारी इक्वालिटी जैसे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है ये आप लोगों को अच्छे से पता है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ, क्योंकि ये मानना है आज के हमारे लोगों का कि जो रिजर्वेशन किन लोगों को दिया जाता है, वुमेंस को दिया जाता है, दलित्स को दिया जाता है, आदिवासीज़ को दिया जाता है, SC ST को दिया जाता है, इन्हीं लोगों को तो दिया जाता है। तो इन लोगों के साथ एक टाइम पे काफ़ी गलत हुआ है। ठीक है, गलत हुआ है, तो
तो आज उनको हमारे बराबरी में लाने के लिए, ठीक है, उनको ये रिजर्वेशन दिया जाता है। और वो रिजर्वेशन भी फ्री नहीं होता है, वो रिजर्वेशन में जितने लोग आते हैं, ठीक है, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, शेड्यूल्ड कास्ट है, तो उनको अपने पूरे शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट वालों से कंपटीशन करना होता है, ठीक है। उनका कंपटीशन ख़त्म नहीं होता, लेकिन उनको ये बेनिफिट मिलता है कि उनको ऑल ओवर पब्लिक से कंपटीशन ना करके सिर्फ अपने कास्ट या अपने ट्राइब्स के लोगों से कंपटीशन करना होता है। दैट्स वाई हमारा आर्टिकल 16 सब सेक्शन 4 हमें ये बात बताता है कि ये जो पॉलिसी है रिजर्वेशन की, वो कहीं से भी क्या है, हमारे राइट टू इक्वालिटी को वॉयलेट नहीं करता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ यू सी द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द राइट्स टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आप अगर हमारा इसके पीछे का रीज़न देखते हो तो जैसा कि मैंने बता दिया, तो इसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का एक रीज़न है कि उनको एक हमारे बराबरी में आने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी जा सके और उनके लिए ये क्या हो, बेटर हो सके, ठीक है। क्योंकि आज भी हम लोग देखते हैं बहुत सारे ट्राइबल्स, बहुत सारे SC ST दलित आदिवासी बहुत बैकवर्ड है। उनको हमारी तरह डेवलप्ड होने के लिए, अब हमारी तरह तो हम नहीं बोलेंगे, उनको एक लेवल ऑफ द सोसाइटी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको ये रिजर्वेशन देना ज़रूरी है। क्योंकि अगर उनको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, वो जहाँ पे है वहीं पे रह जाएंगे। अगर आप उनको रिजर्वेशंस देते हो, जैसे क्या होता है कि हमें कपड़े नहीं खरीदने होते हैं, ठीक है, हमारे पास, हमने अब भी शॉपिंग करके, मैं शॉपिंग करें या नहीं करें, हमें कपड़े नहीं खरीदने होते, हमारे उतना बजट नहीं है, हम नहीं खरीदेंगे इस साल कपड़ा, ठीक है, मेरा ये मानना है। लेकिन क्या हो रहा है, हमें बहुत एक्सटेंसिवली ऑफ़र मिल रहा है यार, मतलब 60% ऑफ है कपड़े पे, और इतने अच्छे अच्छे गाउन्स हैं, इतने अच्छे अच्छे सूट्स, इतने अच्छे अच्छे साड़ीज़ हैं कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही। मैं कह रही हूँ यार चलो एक बार देख लेते हैं, शायद बहुत 5,000 का लहंगा मुझे 200 में मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। मतलब मैं एक बात बता रही हूँ, तो हमें क्या होगा, उस चीज़ को लेने का मन कर जाएगा। इसी तरीके से जब हम उनको जॉब्स में, एजुकेशंस में, कॉलेजेस में जब उनको रिजर्वेशन देते हैं, तो उनकी जो चीज़ें होती हैं, उनका जो एक इनहेरेंट मन होता है, उनका जो अंदर से मन होता है, वो काफ़ी उनको एक पार्ट लेने का मन करता है। वो भी चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे, अरे यार हमें थोड़ी सी मेहनत करके अगर हमें उस जगह पे जॉब मिल जाती है तो क्या दिक्कत है। वो लोग भी क्या करने लगते हैं, एक कोशिश स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और वो कोशिश का नतीजा एक ना एक दिन आएगा कि वो लोग भी हमारी तरह या एक जो हमारे एक लेवल ऑफ द सोसाइटी में धीरे धीरे आ जाएंगे। यही एक रीज़न है हमारे यहाँ रिजर्वेशन लाने का, ठीक है, या उनको रिजर्वेशन देने का। तो रिजर्वेशन पे मुद्दे बनाने, और हर चीज़ के मेरिट्स होते हैं तो डीमेरिट्स भी होते हैं, डीमेरिट्स होते हैं तो कुछ मेरिट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना रहता है, उन दोनों चीज़ों को एक बैलेंस्ड वे में पढ़ना होता है, ठीक है। आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन करने, तो आप पूरी तरीके से निगेटिव हो जाओगे। अगर एक जनरल वाला बंदा आया है, ठीक है, बैठा है इंटरव्यू में, अगर आप चाहते हो, आप उससे पूछते, वो आपसे पूछ लेता है रिजर्वेशन इज़ अ गुड और बैड फॉर आवर कंट्री, आप डायरेक्टली बैड बोलते हो तो वो आपसे काउंटर क्वेश्चन करेगा, ठीक है। तब तो अगर मान लो आप बोलते हो कि अगर जनरल वालों को इसके वजह से वो नहीं मिलता है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते, तो आपसे काउंटर क्वेश्चन करेगा, तो आप कैसे यहाँ तक आ गए, आपने कैसे क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। तो हर किसी की कोशिश, स्पिरिट, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन हर कुछ अलग होती है, और हर चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ लालच तो देना पड़ता है। तो आप उसको, मतलब मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ जो किसी के लिए ऐसा, मतलब आप एक तरीके से उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए जो कुछ ऑफ़र्स की तरह ये समझ सकते हो। रिजर्वेशन भी है, एक दिन हट जाएगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आज भी इक्वली मिल रही है, बस एक वो कुछ सीट्स हैं जो उनके लिए दे दिया गया है क्योंकि वो काफ़ी बैकवर्ड है, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं, तो आप इसको निगेटिव वे में ना लें, पॉजिटिव में लें और पढ़ें। आपके पढ़ने से आप अपना एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई करोगे। आखिर हमने देखा है हमेशा टॉपर्स, हम मतलब एक एजुकेटेड बंदे होते हैं, जात पात और रिजर्वेशन से कोई मतलब नहीं होता। आपकी एजुकेशन डिपेंड करती है इस बात पे कि आप क्या करते हो, ठीक है।
यहाँ पे बताया आर्टिकल 16(4) नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट इज नॉट adequately represented in the services under the state। ठीक है, इस रिजर्वेशन का बिल्कुल स्टेट का ये मतलब नहीं होता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर बैकवर्ड कम्युनिटी को या कास्ट को या क्लास को क्या कर रहे हैं, मतलब उनको सिर्फ क्या कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये सब क्यों होता है, तो वो उसी लिए सिर्फ होता है। ये मेरा मानना है, सबकी थिंकिंग देखो अलग अलग हो सकती है। अब मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मेरी थिंकिंग है तो ये बिल्कुल सही होगी। ठीक है, आप इसमें कुछ कमियां भी निकाल सकते हो, और अगर आपको कोई कमी लगेगी तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। फ्रीडम्स आर डिफाइंड इन सच अ मैनर दैट एवरी पर्सन विल इंजॉय हर फ्रीडम विदाउट थ्रेटनिंग फ्रीडम ऑफ अदर्स। ठीक है, फ्रीडम को हमें इस तरीके से हमारे फ्रीडम को दिया गया है, ठीक है, कि हम अपने फ्रीडम को ऐसे यूज़ कर सकते हैं ताकि उस फ्रीडम को यूज़ करने के चक्कर में या उस फ्रीडम को यूज़ करते टाइम किसी और के फ्रीडम को हार्म ना पहुँचे। ठीक है, किसी और को तकलीफ़ ना हो, एंड विदाउट इंडेंजरिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ठीक है, और आप उस फ्रीडम से किसी भी रूल्स रेगुलेशन लॉ एंड ऑर्डर का क्या करो, वॉयलेशन ना कर रहे हो, तभी आपको मतलब इस वे में आपको फ्रीडम दी जाती है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ का फ्रीडम हो सकता है, आपको फ्रीडम दी जा रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी फ्रीडम एंजॉय करने के लिए किसी और की फ्रीडम को क्या करो, हार्म करो, उससे छीनो, या आप किसी लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन करो, उसका वॉयलेशन करो। ठीक है, राइट ऑफ अक्यूज्ड। अब यहाँ पे बताया गया है किसी अक्यूज्ड के राइट्स क्या क्या होते हैं। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में ये पढ़ा है, तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो था उसमें शायद हमने पढ़ा है कि एक अक्यूज्ड के कौन कौन से राइट्स होते हैं। टू इंश्योर अ फेयर ट्रायल इन कोर्ट। ठीक है, उसको कोर्ट में एक फेयर ट्रायल मतलब अपना पक्ष रखने का पूरा चांस मिलना चाहिए, और कोर्ट को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि एक सही न्याय वो दे सके। ठीक है, एक सही जस्टिस वो कर सके। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड 3 राइट्स। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी अक्यूज्ड के लिए 3 राइट्स दिए गए हैं। नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर दैट वंस। ठीक है, किसी भी पर्सन को एक ही जुर्म के लिए 2-3 बार सज़ा नहीं दी जाएगी। एक पर्सन है, एक क्राइम किया है तो उसको एक ही सज़ा मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जैसे चोरी की सज़ा मान लो 2 साल है, मान लो, ठीक है 2 साल है, और उसने एक ही साथ क्या किया है, 2 लोगों का पर्स में से कुछ चोरी किया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट बंदे का चोरी करने के लिए 2 साल और दूसरे बंदे का चोरी करने के लिए 2 साल, नहीं, 2 साल की उसको सज़ा मिलेगी क्योंकि वो उसने एक ही टाइम पे किया है। ठीक है, अब वो 2 साल जेल से छूटने के बाद फिर से चोरी करता है तो फिर से सज़ा दे सकते हो, लेकिन एक टाइम पे एक गलती के लिए आप उसको 2 सज़ाएँ नहीं दे सकते हो। नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम अ बैक डेट। ठीक है, अगर कोई लॉ बना है तो आप उसको बैक डेट, पिछले डेट के हिसाब से इलीगल नहीं बोल सकते हो। ठीक है, कि मतलब उसको सज़ा पुराने डेट पे आप दिए हो तो अब नया रूल बन गया तो आप उसको इलीगल बोल दो, तो नहीं, जो उसको सज़ा मिल चुकी है वो मिल चुकी है। नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, कोई भी पर्सन को ये अधिकार नहीं दिया जाएगा कि वो अपने एविडेंसेस खुद ला सके। ठीक है, अपने खिलाफ वो खुद एविडेंस पेश करे, ये हक नहीं होता है। अब है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में हमें क्या क्या राइट्स दिए गए। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या बोला है, अब हम वो थोड़ा सा देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑल्सो फोरबिड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन डेंजरस जॉब्स लाइक फैक्ट्रीज एंड माइंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात पे पूरी तरीके से रोक लगाया है, इस बात पे कि आप 14 साल से नीचे के बच्चों को, ठीक है 14 ईयर्स बिलो एज ग्रुप चिल्ड्रेन को आप क्या कर सकते हो
किसी भी डेंजरस जॉब में, वैसे तो आप उनको जॉब ही नहीं लगा सकते, आप उनको एम्प्लॉयड नहीं कर सकते, लेकिन आप डेंजरस जॉब में जैसे माइंस और फैक्ट्रीज़ में तो आप उनको बिल्कुल भी जॉब नहीं दे सकते, चाहे वो आपकी फैक्ट्री हो, आपका खुद का माइन हो, लेकिन आप 14 साल से नीचे के बच्चे को आप वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते या वहाँ लेके नहीं जा सकते, ठीक है। With child labor being made illegal and right to education becoming a fundamental right for children, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी बात है जो कि मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुझे तो बहुत अच्छी बात लगती है, जहाँ पे क्या किया गया है, चाइल्ड लेबर को एक इलीगल बोला गया है, ठीक है। मतलब चाइल्ड लेबर को इलीगल बोल दिया गया है कि आप अपने किसी भी बच्चे को 14 साल से नीचे बच्चे को क्या करोगे हो, अगर आप उसे एम्प्लॉयड करते हो तो ये कानूनी जुर्म है, ठीक है। और वहीं पे 14 साल तक के लिए आपको एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया, ये आपका फंडामेंटल राइट हो गया है, ठीक है, कि आप 14 मतलब ये ज़रूरी है कि आप 14 साल तक आप पढ़ाई करो, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। वहीं पे चाइल्ड लेबर को ये इसी तरह से आपको डिनोट करने की भी कोशिश की जा रही है कि जहाँ पे चाइल्ड लेबर को इलीगल बोल के और एजुकेशन को फंडामेंटल राइट दिया जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कितना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हैज़ बिकम मोर मीनिंगफुल, ठीक है। ये एक जो इसकी लाइन है और ये जो एक राइट है और ये एक इलीगल चीज़ है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और मीनिंगफुल और पावरफुल बनाती है। ये एक छोटे जनरेशन को, हमारे यंग जनरेशन को क्या करती है, कहीं ना कहीं मजबूत करती है ये चीज़ें। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हेडिंग 2 बार डला गई है, आप उसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं खुद ही काट देती हूँ। ये देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, 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 ऐसे आप काट सकते हो, ठीक है, ऐसे ऐसे आप काट दो, क्योंकि मुझसे गलती हो गई थी, मैंने 2 बार हेडिंग डाल दी थी। One such form of exploitation is our country has been beggar और forced labor without payment, ठीक है। एक तरीके का हमारे यहाँ एक्सप्लॉयटेशन और होता था, कौन सा होता था हमारे कंट्री में, कि आपको बंधुआ मजदूर फोर्स लेबर की तरह काम कराया जाता था और आपसे भीख मंगवाया जाता था, ठीक है, बैगिंग करवाई जाती थी, तो विदाउट पेमेंट, ठीक है, आपको इसकी पेमेंट्स भी नहीं मिलते थे। तो इस चीज़ों को भी क्या कर दिया गया है, पूरी तरीके से इलीगल और प्रोहिबिट कर दिया गया है। Another closely related form of exploitation is buying and selling of human beings and using them as slaves, ठीक है। बहुत गंदा रूल्स एंड रेगुलेशन ये हमारे कंट्री का था, बहुत गंदा, जहाँ पे हम क्या करते थे, एक औरत आदमी को, आपने अगर वो सीरियल देखा होगा, रुके मैं बताती हूँ, जोधा अकबर, ठीक है, जोधा अकबर सीरियल आया था, उसमें देखा होगा आपने, अगर वो सीरियल को ध्यान से देखा होगा तो उसमें क्या किया जाता था, जो अकबर था उसने इस बात पे रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि वहाँ पे उसने एक जगह वो गया था, वहाँ पे देखा था कि औरतों, आदमी और बच्चे, सोचो एक पूरी फैमिली है, लेकिन आदमी को कोई और बेच देता है, औरत को कोई और बेच देता है एज अ क्या मजदूर, स्लेव, और बच्चों को कोई और बेच देता है, तो वो पूरी फैमिली एक तो अलग अलग सेपरेट भी हो जाती है और उनको एज अ चीज़, एज अ सामान की तरह यूज़ करके क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, और लोग उसको अपने घर में ले जाके दासियों की तरह, दास की तरह और मज़दूर की तरह काम कराते थे, ठीक है। तो हम लोग कोई भी ह्यूमन बीइंग थिंग्स नहीं है, आइटम नहीं है, हम उसको खरीद बेच कभी भी नहीं सकते, ठीक है। तो इस पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी तरीके से बैन लगा दिया है, प्रोहिबिट कर दिया और इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। Both of these are prohibited under the Constitution. Forced labor was imposed by landlords, मनी लैंडर्स एंड अदर वेल्दी पर्सन इन द पास्ट, ठीक है। पहले क्या किया जाता, अब बोथ ये दोनों ही सिस्टम को क्या कर दिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरी तरीके से प्रोहिबिट कर दिया, इलीगल बता दिया। फोर्स लेबर था, वो लोग कौन इम्पोज करते थे, कौन लोग फोर्स लेबर रखते थे, ठीक है, कि जो बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, मकान मालिक या मनी लैंडर्स या वेल्दी पर्सन्स होते थे पुराने ज़माने में, वो लोग ये काम करते थे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसका, कि एक फार्मर है, उसने क्या किया, एक मनी जो लैंडलॉर्ड है क्या किया है, उससे या मनी लैंडर से क्या किया है, पैसे उधार लिए, ठीक है। वो पैसे अब नहीं भर पा रहा है, तो लोग उसकी ज़मीन भी ले लेते थे और उसी पे उससे ज़बरदस्ती काम
काम भी कराते थे कि तुम काम करो क्योंकि तुमने मेरे पैसे नहीं चुकाए हैं। तो ये सब चीज़ था फोर्स्ड लेबर, ठीक है, पैसे भी नहीं देते थे। सम फॉर्म ऑफ बॉन्डेड लेबर स्टिल कंटिन्यूज इन द कंट्री, स्पेशली इन ब्रिक क्लीन वर्क, ठीक है। अभी भी कुछ टाइप के बॉन्डेड लेबर्स हमने देखे हैं अपने कंट्री में, आज भी इसे अपनाया जाता है। जैसे हमने ब्रिक क्लीन वर्क में इस चीज़ का एग्जांपल देखा था। इट हैज़ नाउ बीन डिक्लेयर्ड अ क्राइम एंड इट इज़ पनिशेबल, ठीक है। जब हमने देखा कि इस चीज़ों को अभी भी नहीं रोका जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ें बहुत जगह चल रही हैं, तो अब इसे क्या कर दिया गया है, पूरे तरीके से क्राइम मतलब आप समझ रहे हो ना, एक मर्डर करना और किसी को बंधुआ मजदूर बना के रखना एक समान हो गया है। तो इसे क्राइम और एक पनिशेबल ऑफेंस के रूप में देखा जाता है कि अगर आप किसी को भी बॉन्डेड लेबर की तरह वर्क कराते हो तो आपको उसके लिए काफ़ी कड़ी पनिशमेंट मिल सकती है। नेक्स्ट हमारा फ्रीडम क्या है, नेक्स्ट हमारा राइट क्या है, सॉरी, नेक्स्ट राइट है हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि हम जो भी अपना रिलीजन अपनाना चाहें वो हमें पूरी आज़ादी है कि हम उसको अपने तरीके से क्या करते हैं, फ्री हैं कि हम अपने रिलीजन को अपने तरीके से प्रैक्टिस, प्रोपगेट और प्रोफेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है वाई। आपको ऐसा लगता है क्या कि जो रिलीजन फ्रीडम है ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से मिलना ज़रूरी था? अरे भाई, सबका रिलीजन है, सब लोग इसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि हम भैया हम भगवान को मानते तो आप हमें मना कर देगा या कोई आके हमें बोलेगा कि भगवान को मत मानो। तो क्यों ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करना ज़रूरी था? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसका जब आप आंसर जानोगे, आप इसको एक डीप में पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से पता चलेगा कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है। फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप, फ्रीडम ऑफ, पहला है तो फ्रीडम ऑफ फेथ और वर्शिप। आपको इस बात की पूरी आज़ादी है कि आप किसी पे, कोई भी रिलीजन पे क्या कर सकते हो, विश्वास रख सकते हो और आप उसकी अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, उनकी वर्शिप, उनकी पूजा कर सकते हो, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स द फ्रीडम टू प्रोफेस, फॉलो एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है कि हम अपने रिलीजन को, हम जो भी भगवान, अल्लाह, जिसको भी मानते हो, हम क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से अपना सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, उसकी पब्लिसिटी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं उस रिलीजन से रिलेटेड मैटर पे। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज़ सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन, लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड नहीं है, ठीक है। तो हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे भी कुछ रीजनेबल लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। क्या है? द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन on the practice of freedom of religion in order to protect public order, morality and health, ठीक है। जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, किसी भी टाइम आपके जो रिलीजन प्रैक्टिस पे क्या कर सकती है, वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, उसको बंद करा सकती है। क्यों करा सकती है? कि अगर आप अपने रिलीजन प्रैक्टिसेस को इस तरीके से कर रहे हो, इस तरीके से फॉलो कर रहे हो या प्रोफेस कर रहे हो या प्रोपगेट कर रहे हो कि जो लोगों के मोरालिटी है, जो लोगों के मोरल है, वो कहीं ना कहीं उन पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है या लोगों के हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। आपने बोल दिया भाई 10 दिन तक भूखे रह के सुबह शाम ओम 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 जप करना है, तो ये चीज़ें नहीं होंगी, ये चीज़ें गलत है, ठीक है। इस पर गवर्नमेंट रोक लगा सकती है कि आप पूरे के पूरे पब्लिक को कर सकते हो, उस पर लोगों की हेल्थ ख़राब हो रही है, ठीक है। या आप कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हो कि जिससे लोगों की हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो चीज़ें क्या कर सकती है हमारी गवर्नमेंट, किसी भी टाइम रोक सकती है, ठीक है। दिस मीन्स दैट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज़ नॉट एन अनलिमिटेड राइट। तो इस तरीके से हमें पता चलता है, इसका मतलब है कि जो हमारे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वो भी अनलिमिटेड राइट हमारा नहीं है, ठीक है। कोई भी राइट अनलिमिटेड नहीं है। ये तो हर राइट्स में आपको एक चीज़, जो एक फीचर्स होते हैं वो बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस पे इम्पोजिशन इस तरीके से लगा हुआ है। हर तरीके का रिस्ट्रिक्शन भी बता रहा है कि कब और कैसे रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको वहम में रखा गया है कि कभी भी रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। तो आप अपने घर में बैठ के पूजा कर रहे हो भैया,
जैसे जो मुस्लिम हमारे हैं लोग हैं, हमारी पब्लिक है, वो लोग क्या करते हैं, 4 टाइम नमाज अदा करते हैं, रोज़े रखते हैं। तो अब ऐसा थोड़ी है कि वो आके हमारा रोज़ा बंद करा देंगे कि तुम सुबह से शाम तक भूखे रह रहे हो तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही है। नहीं, ये चीज़ें नहीं है। जब मेजर सीवियर और काफ़ी वास्ट मेजॉरिटी में जब ये चीज़ें होने लगती हैं तब वो रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं। जो भी आपका धर्म, हमारे रिलीजन जो चीज़ें बोलते हैं वो चीज़ें अगर हम लोग अच्छे वे में करते हैं, एक पैटर्न बिहेवियर में करते हैं तो चीज़ें सही है, तब हमारे उस पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता। ठीक है। द गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स फॉर रूटिंग आउट सर्टेन सोशल एविल्स। ठीक है, गवर्नमेंट हमारे क्या कर सकती है कि हमारे रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर कर सकती है। कब इंटरफेयर कर सकती है कि जब इससे क्या हो रहा है, कुछ सोशल एविल्स हो रहा है, कुछ सोशली किसी को नुकसान हो रहा है, ये एक पुराने रीति रिवाज का बंधन चला आ रहा हो। जैसे कि जो लड़कियां थी, बाल विवाह आप देख सकते हो, ये एक रीति तो बोली जाती है, रीति है भैया बाल विवाह करना है। या जो विधवाएं को अपने पति के आग पे कूदना पड़ता था, ठीक है, वो वाली प्रथा। विधवा की फिर से शादी नहीं होगी, विधवा को क्या करना, रूम में बंद करके रखना, उसमें कोई ठेकेगा नहीं, उसका अलग किचन कर देना, सफ़ेद कपड़े पहनना। ये सब टाइप के जो नियम हैं, अगर आप उससे कुछ सोशल लेवल्स कर रहे हो, आपकी वो जड़ तक में जैसे किनशिप वाला टाइप्स कुछ चला आ रहा है, तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा और आपको कुछ नई चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। दैट्स वाई वो क्या कर सकती है, इंटरफेयर कर सकती है। The limitation on the rights to freedom of religion always produce tension between followers of various religion and the government। ठीक है, और ये जो हम लोग गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी राइट टू फ्रीडम पे क्या करती है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे जो लिमिटेशंस लगाती है, तो इस लिमिटेशंस के वजह से जो हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन बनी रहती है। किन के बीच टेंशन बनी रहती है, जो लोग अलग अलग रिलीजन को मानते हो, जैसे हिंदू मुस्लिम किसी से भी हो सकता है टेंशन, और हमारी गवर्नमेंट के बीच में हमेशा किसी न किसी चीज़ को लेके वाद विवाद टेंशन्स चलते ही रहते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी हमारे कहीं ना कहीं सोसाइटी का पार्ट होते जा रहे हैं। कि अगर गवर्नमेंट भी हर काम करेगी, अगर जनता अपनी बातें नहीं रखेगी, तो शायद ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट कभी कुछ गलत डिसीज़न ले ले। ठीक है, तो ये जो लिमिटेशंस की वजह से हमने हमेशा अपने सोसाइटी में देखा है कि कुछ न कुछ टेंशन्स का माहौल क्या होता है, बनता ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन। जितने रिलीजन है सबको इक्वली क्या किया जाएगा, माना जाएगा। ठीक है, बीइंग अ कंट्री विच इज़ होम टू सेवरल रिलीजन। ठीक है, आप एज अ कंट्री का पार्ट होके हम लोग उस कंट्री के पार्ट हैं जहाँ पे बहुत सारे कल्चरल डाइवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग रिलीजन हैं और उनको क्या किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट मस्ट एक्सटेंड इक्वल ट्रीटमेंट टू डिफरेंट रिलीजन्स। ठीक है, ये ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट है वो हर डिफरेंट रिलीजन, जितने भी अलग अलग रिलीजन्स हैं, उन सब को क्या करे, एक तरीके से ट्रीट करे, इक्वली ट्रीट करे। ऐसा ना हो कि वो क्या करे, उन सब को अलग अलग तरीके से ट्रीट करे। इट मीन्स दैट गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजन। इसका ये मतलब है कि ऐसा ना हो कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर क्या कर रही है, रिलीजन को फेवर कर रही है, या सिर्फ उसी के फेवर में बोल रही है, उसका जो रिलीजन है उसी को मना रही है, उसी को सेलिब्रेट करने की आज़ादी दे रही है। ऐसा नहीं है। जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो पूरी तरीके से फ्री फ्रॉम एनी रिलीजन होती है। उसको कोई मतलब नहीं होता है कि कंट्री में कितने तरीके के रिलीजन है, उसको ये मतलब होता है कि वो सबको इक्वली ट्रीट कर सके, एक जैसा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सके। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि सरकारी लोगों का कोई भी रिलीजन नहीं होता। अगर वो पर्टिकुलर किसी रिलीजन पे बोल दे, देखो मुद्दे उठ जाएंगे। ठीक है, मुद्दे बन जाएंगे उस चीज़ों के।
इंडिया डज़ नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। जो हमारी इंडिया है उसमें क्या है, कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, जैसा कि हम लोग बताएं एनी सॉरी लैंग्वेज मैं बोल रही हूँ, लैंग्वेज है हिंदी हमारी, ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, कि हमारे ऐसा बोल दिया जाए कि यहाँ का रिलीजन हिंदू है, यहाँ का मुस्लिम है। पाकिस्तान एक एक्सेप्शनल केस है, उसकी बातें हम नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ हमारी इंडिया का कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है कि हम बोल सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये रिलीजन को हमारा ऑफिशियल रिलीजन बोला गया है, सबको इसे मानना ज़रूरी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सबका अपना रिलीजन है, अपने फेथ है, अपने उसको प्रोपोगेट करने के अपने तरीके हैं उसको फॉलो करने के। ठीक है, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, ना गवर्नमेंट कभी भी लगाएगी। We don't have to belong to any particular religion in order to be a prime minister or president or judge or any other public officials। ठीक है, उन प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई जज हो या कोई भी पब्लिक ऑफिशियल्स हो, उसका कोई भी रिलीजन धर्म नहीं होता है, वो किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म का नहीं होता है। ठीक है, मतलब होता होगा भाई, वो मुस्लिम हिंदू होता होगा, लेकिन वो जब एज अ पब्लिक ऑफिशियल वर्क कर रहा है, एज अ एडमिनिस्ट्रेटर वर्क कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं कर सकता है, वो हर रिलीजन के लिए क्या करेगा, इक्वली बात बोलेगा। We have also seen that under the right to equality there is a guarantee that government will not discriminate on the basis of religion in giving employment। ठीक है, हमने ये भी देखा है कि राइट टू इक्वलिटी के अंदर हमें ये गारंटी दी जाती है कि जो गवर्नमेंट है वो एम्प्लॉयमेंट में क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट देने में सिर्फ़ और सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे क्या करेगी, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। ठीक है, कि आपका रिलीजन ये है इसलिए आपको जॉब नहीं दिया जाएगा, सिर्फ रिलीजन नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन का हो, लेकिन वो क्या हो, उस जॉब के लिए क्वालिफाइड ना हो, उस चीज़ के लिए वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव ना हो, तो हाँ उस बेसिस पे वो उसे हटा सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे वो उसे एम्प्लॉयमेंट ना दे, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस बात को हमारी क्या करती है, जो गारंटी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की गारंटी हमें देता है। ठीक है, द इंस्टीट्यूशन रन बाय द स्टेट will not preach any religion or give religious education nor will they favor person of any religion। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं या स्टेट के थ्रू जो भी इंस्टीट्यूशंस को चलाए जाते हैं, ठीक है, हमने उसमें हमेशा देखा है कि वो क्या करेंगे, किसी एक रिलीजन को अपनी इंस्टीट्यूट में प्रीच नहीं कर सकते। मतलब वो उसके जो भी, जैसे हम हिंदू हैं या हम मुस्लिम हैं, ठीक है, हाँ, तो हम सिर्फ ईद नहीं मना सकते, हम गवर्नमेंट ऑफिस है, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ ईद नहीं मनेगी, ना वहाँ होली मनेगी, ना वहाँ दिवाली मनेगी, ना वहाँ रमज़ान मनेगा। ठीक है, वहाँ कुछ भी नहीं मनेगा, क्योंकि उनका कोई भी रिलीजन नहीं होता है। हम ये भी नहीं देखते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ, अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल है तो आपने देखा है वहाँ पर सिर्फ हिंदू की पढ़ाई हो या वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम की पढ़ाई हो, नहीं, वहाँ पर हर तरीके की पढ़ाई होती है। ठीक है, तो ना ही वो कोई ऐसा एक पर्टिकुलर रिलीजन के एजुकेशन दे सकते हैं, ना ही वो किसी भी पर्सन को जो एक पर्टिकुलर रिलीजन या कम्युनिटी से बिलोंग करता उसके फेवर में कोई बात बोल सकते हैं। ठीक है, रिलीजन को लेके नहीं बोल सकते। ऐसा तो नहीं है कि अब वो मेरा रिश्तेदार है तो हम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे भाई, और वो सही भी है तो भी बोलेंगे। तो ऐसा तो नहीं कि वो हिंदू है तो हम नहीं बोलेंगे, बोलेंगे लेकिन सही बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये चीज़ें हैं। ठीक है, The objective of these provisions is to sustain and nurture the principles of secularism। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स और ये जो हमारे प्रोविज़न्स हैं वो क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ सेकुलरिज्म है कि हमारा स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, उसको क्या करता है, कहीं ना कहीं गारंटी देता है और उस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करता है। फिर हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स में हमें कौन कौन से राइट्स मिले हुए हैं ये देखते हैं। इंडिया इज़ नॉट मेड अप ऑफ अ मोनोलिथिक सोसाइटी दैट हैज़ वास्ट डाइवर्सिटी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि इंडिया क्या एक मोनोलिथिक, एक पर्टिकुलर कल्चर या एक पर्टिकुलर एजुकेशन से बिलोंग करती हो, नहीं।
हमारे कंट्री में बहुत वास्ट डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं, हर कल्चर, हर लैंग्वेज, हर रिलीजन के लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। In such a society that is full of diversity, there would be social sections which are small in numbers compared to some other groups। ठीक है, अब हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे क्या है, पूरी की पूरी तरीके से डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। तो वहीं पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस भी डिवाइडेड हैं। ठीक है, अलग अलग सोशल सेक्शंस डिवाइडेड हैं, जो कि कहीं पे तो वो सोशल सेक्शंस का किसी सोशल सेक्शन नंबर, कोई ऐसे सेक्शंस हैं जिनका नंबर कम है, ठीक है, कि वो कम उनकी माइनॉरिटी है, लेकिन कहीं पे हम ऐसे सेक्शंस देखते हैं जो कि क्या है, दूसरे ग्रुप से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम एक ऐसी कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पे अलग अलग डाइवर्सिटी भी है और जहाँ पे अलग अलग सोशल ग्रुप्स भी हैं, वो ग्रुप्स कहीं कम है तो कहीं ज़्यादा है। आवर कॉन्स्टिट्यूशंस बिलीव दैट डाइवर्सिटी इज़ आवर स्ट्रेंथ। ठीक है, लेकिन हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कभी इस चीज़ से घबराई नहीं कि इतने लोग हैं, इतने कल्चर है, इतने ग्रुप्स हैं, हम सबको मेंटेन कैसे करेंगे, बल्कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ये बात बोलती है कि ये जो डाइवर्सिटी है यही हमारी स्ट्रेंथ है। ठीक है, आप लोग जो बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ देख रहे होगे, गाड़ी ये सब चीज़ का, उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि एक्चुअली ये टाइम ही ऐसा है जहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा नॉइज़ होने लगता है, तो आप थोड़ा सा उसे इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो आवर कॉन्स्टिट्यूशंस बिलीव दैट डाइवर्सिटी इज़ आवर स्ट्रेंथ। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बताती है कि ये जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ है। ठीक है, हमारी जो विभिन्नता है उसी में हमारी एकता है, विविधता में एकता ही है। ठीक है, देयरफॉर one of the fundamental right is the right of the minorities to maintain their culture। ठीक है, तो इसीलिए हमारा एक फंडामेंटल राइट ये भी है कि राइट ऑफ द माइनॉरिटीज़, हमने माइनॉरिटीज़ के लिए भी एक राइट दिया गया है कि उनके जो कल्चर को क्या किया जाएगा, मेंटेन और प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं है कि जो जिनकी संख्या कम है, जो नंबर्स में कम है, उनके कल्चर को ख़त्म कर दिया जाएगा या उनको बोला जाएगा भाई यार तुम लोग 2-4 लोग ही हो कंट्री में, तुम लोग क्या करो, अपने कल्चर को छोड़ के ये कल्चर अडॉप्ट कर लो। नहीं, बल्कि आपके कल्चर को क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी और आपको जो भी प्रिविलेजेस है वो दिए जाएंगे। ठीक है, किसी के भी राइट्स का वायलेशन नहीं किया जाएगा। दिस माइनॉरिटी स्टेटस इज़ नॉट डिपेंडेंट ओनली अपॉन रिलीजन। और ये जो माइनॉरिटी की हम बात कर रहे हैं वो आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हमने रिलीजन के मैटर में ये बात की है। माइनॉरिटीज़ बहुत अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके के माइनॉरिटी होती हैं, सिर्फ रिलीजन बेसिस पे हम माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। Linguistic and cultural minorities are also included in the provisions। जो लिंग्विस्टिक होते हैं लोग कि जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, जो अलग अलग कल्चर अडॉप्ट करते हैं, वो सब भी क्या है, माइनॉरिटीज़ के प्रोविजंस में आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो रिलीजन में कम है हम उनको ही क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे या उनके ही लिए लॉ बने। नहीं, जिनकी लिंग्विस्टिक में जो माइनॉरिटी हैं, जो अलग भाषा बोलते हैं, जो अलग कल्चर निभाते हैं, उन सब को क्या होगा, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाएगा और उनके कल्चर को एक्सपेंड करने की कोशिश की जाएगी, उनको पूरे तरीके से जो भी बेनिफिट्स हैं वो दिए जाएंगे। Minorities are group that have common language or religion and in a particular part of the country or in the country as a whole। ठीक है, minorities वो ग्रुप होते हैं जिनके कॉमन रिलीजन या कॉमन लैंग्वेज हो सकते हैं और वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के पार्ट में रहते हो या पूरे होल कंट्री में कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री के पार्ट हो सकते हैं। दे आर आउट नंबर्ड बाय सम अदर सोशल सेक्शन। ठीक है, ये देखो, जैसे वो किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में रहते हैं, पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, उनका एक ही रिलीजन, एक ही लैंग्वेज होता है, उनका अलग रिलीजन अलग लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनके जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे
एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि जो हिंदी बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनकी संख्या कम हो, जो लोग हिंदी बोलते हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं उनको हम अपने कल्चर से उठा के बाहर फेंक देंगे, अपने कंट्री से उठा के बाहर फेंक देंगे, नहीं, बल्कि उनके लिए एक राइट्स बना दिए गए। ठीक है, मतलब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इतनी अच्छी है, इतना सोचती है लोगों के बारे में कि उसने क्या किया, उनके लिए एक राइट्स बना दिए कि आपके जो भी कल्चर है, लैंग्वेज है, रिलीजन है, उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रखा जाएगा, उसको पूरी तरीके से एक्सपेंड करने के लिए आपको हर जगह इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आपके रिलीजन, लैंग्वेज और कल्चर के बेसिस पे आपको कहीं भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आपको गारंटी देती है। ठीक है, अब समझ में आया? Such communities have a culture, language and a script of their own and have the right to conserve and develop this। ठीक है, इन कम्युनिटीज़ का ऐसा हो सकता है कि इनकी कल्चर हो, इनके अपने लैंग्वेज हो और इनके अपने स्क्रिप्ट हो। ठीक है, जो अपने भगवान को मानते हो या इनकी अपनी कुछ चीज़ें हो सकती है ऐसी। ठीक है, तो इनका ये खुद का होता है। ठीक है, तो इनको ये राइट दिया जाता है कि आप इसे कंजर्व करके रख सकते हैं। आप पे कोई फोर्स नहीं है कि आप अपने कल्चर को छोड़ें, अपने लैंग्वेज को छोड़ें, अपने स्क्रिप्ट को छोड़ें और यहाँ वाले लोगों को देखें। नहीं, आप अपने कल्चर को आराम से डेवलप करिए, अपने लैंग्वेज को डेवलप करिए। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन आपको इस बात की गारंटी देती है। ठीक है, अब आप समझ में आया? अब है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये जब हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस सब क्लासेस में, तब भी हमने इसको देखा था कि ये हमारे हार्ट या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल होता है, जैसा डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बोला था। ठीक है, तो इसको हम लोग राइट्स ओवर राइट्स भी बोलते हैं कि जितने भी राइट्स हमें दिए गए हैं, ये क्या है, उन सब के ऊपर हमें एक राइट्स और दिया जाता है। ये वही राइट्स है। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, ये राइट क्या है, अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। हमारा लेक्चर शायद बहुत लंबा हो रहा है, 1 घंटे का लेक्चर हमारा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। जब हमें चीज़ें अच्छे से समझनी है, अच्छे से पढ़नी है, तो टाइम की कोई वैल्यू नहीं है। आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लेना, मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रही हूँ, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए ज़रूरी है कि आप बल्कि स्पीड थोड़ा कम करके देखना। ठीक है, कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो। उसके बाद भी नहीं क्लियर है तो मैं हूँ, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, मेरा कमेंट बॉक्स है, आप कहीं से भी क्या कर सकते हो, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। Dr. Ambedkar considered the right to constitutional remedies as heart and soul of the constitution। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट और सोल बोला है। ठीक है, दिल और धड़कन बोला है। It is so because these rights gives a citizen the right to approach a high court or the Supreme Court to get any of the fundamental rights restored in case of their violation। ये ऐसा इन्होंने इसलिए बोला है क्योंकि ये जो राइट है, ये सिटीजन्स को क्या करता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए क्या करता है, बताता है कि अगर कहीं से भी, अगर आपके किसी भी राइट्स का क्या हुआ है, वॉयलेशन हुआ है, या आपके राइट्स को किसी ने भी छीनने की कोशिश की गई है, या किसी भी तरीके से आपके राइट्स को वॉयलेट या उसका हनन करने की कोशिश की गई है, तो आप अपने राइट्स को क्या करो, रीस्टोर्ड फिर से पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, या जिन्होंने भी ऐसा किया है उसको सज़ा दिलाने के लिए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ के लिए अप्रोच कर सकते हो, जाके उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। The Supreme Court and the High Courts can issue orders and give directives to the government for the enforcement of the rights। और जो सुप्रीम कोर्ट है या जो हाई कोर्ट है, वो क्या करेगी, ऑर्डर इशू करती है गवर्नमेंट को, कोई भी डायरेक्टिव दे के, मतलब जो भी उसे अपनी जो भी डायरेक्शन देती है कि ये चीज़ पास होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट को क्या करती है, डायरेक्टिव के साथ ऑर्डर देती है कि आप इस राइट को क्या करिए, इन्फोर्स करिए, लागू करिए, अच्छे वे में लागू करिए। Apart from the judiciary, many other mechanisms have been created in later
अपीयर्स फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। ठीक है, पहले हमारे पास जो था हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ जुडिशियरी थी। ठीक है, जुडिशियरी वर्क करती थी, लेकिन अब ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्या इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया है जो कि हमारे राइट्स को कहीं ना कहीं किसी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़, जैसे कि वो इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं, कुछ का यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया है। नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़, द नेशनल कमीशन ऑन वुमेन, द नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट एसेट्रा। ठीक है, जैसे माइनॉरिटीज़ के लिए नेशनल कमीशन माइनॉरिटीज़ बनाई गई कि वो माइनॉरिटीज़ के लिए वर्क करेंगी, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगी। द नेशनल कमीशन ऑन वुमेंस, कि वुमेंस के साथ जो हैरेसमेंट होती है, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है और भी बहुत चीज़ें होती हैं, तो वो क्या करेंगे, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करेंगे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगी। द नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो इनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से बहुत से अलग अलग इंस्टीट्यूशन आज हो गए हैं जो हमारे क्या करते हैं, राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, These institution protect the right of women, minorities और दलित। ये इंस्टीट्यूशंस किसके राइट्स के लिए वर्क करते हैं, वुमेन्स के लिए, दलित के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए। जिनके लिए वो इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जिन चीज़ों के लिए उनको अपॉइंट किया गया है उन चीज़ों का वो क्या कर सके, अच्छे से यूज़ कर सके और वुमेन्स, माइनॉरिटीज़, दलित के राइट को कहीं से भी वॉयलेट ना किया जा सके। The National Human Rights Commission has also been established by law to protect the fundamental and other kind of right। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, हमारी लॉ ने, ये हमारी गवर्नमेंट, हमारी जुडिशरी ने एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को अपॉइंट किया है जो कि क्या करती है, जो हमारे फंडामेंटल्स और भी जितने राइट्स हैं उन सब को क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे फंडामेंटल राइट्स या सिर्फ लीगल राइट्स को ही प्रोटेक्ट करेगी, नहीं, वो जितने तरीके के राइट्स हैं उन सब राइट्स को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करने का काम करेगी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, आप इस चीज़ को दिमाग में रखना क्योंकि बहुत बार इससे क्या होता है, क्वेश्चन आता है, इसके वर्क पे क्वेश्चन आता है और ये कब इस्टेब्लिश हुआ, इस सब पे क्या होता है, क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो कि क्या करती है, इसको एक लॉ मेकिंग बॉडी है। ठीक है, लॉ ने इसे इस्टेब्लिश किया है। इसका वर्क है कि जितने भी तरीके के फंडामेंटल राइट्स हो लोगों के या लीगल राइट्स हो उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना, उनको अच्छे से इन्फोर्स करना। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं जो आप पढ़ लीजिए क्योंकि मैंने बोला था कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, इस्टेब्लिश इन 1993, ये कब इस्टेब्लिश हुआ, बाय लॉ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाय लॉ। ठीक है, इस्टेब्लिश कब हुआ, 1993 में इसको इस्टेब्लिश कौन किया था, हमारी लॉ ने इसे इस्टेब्लिश किया था। कंपोज्ड ऑफ द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, किसने बनाया था, जैसे कि हमने बताया हमारे लॉ, जो हमारे चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उन्होंने इनको क्या किया था, ड्यूटी ये दी थी, उन्होंने इनको कंपोज किया था। अ फॉर्मर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जी जो कि आते एक फॉर्मर जज थे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, इसमें कौन कौन होता है ये बताया यहाँ पे। तो यहाँ पे एक फॉर्मर जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट के एक जो फॉर्मर जज होते हैं वो इस कमीशन में इंक्लूडेड होते हैं। अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं इसमें। 2 other members who have knowledge and practical experience in matter relating to human rights। ठीक है, 2 ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनको क्या हो, प्रैक्टिकल नॉलेज हो ह्यूमन राइट्स के बारे में और जिनका क्या हो, खुद का एक्सपीरियंस हो इन मैटर्स में। 2 ऐसे मेंबर्स को NHRC में रखा जाता है। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं ये देख लेते हैं। द कमीशंस फंक्शंस इंक्लूड, ठीक है, कमीशन के फंक्शन क्या क्या होते हैं देख लेते हैं
inquiry and as its own initiative or on a petition presented to it by a victim into कंप्लेंट ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ये क्या करता है, हर चीज़ की अच्छे से इंक्वायरी करता है कि कौन विक्टिम है, किस तरीके से ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया गया है, क्या चीज़ें सही हैं या क्या चीज़ें गलत है, जो भी पिटीशन किसने प्रेजेंट किया है। ठीक है, ये हर कुछ की क्या करता है, अच्छे से इंक्वायरी करता है। विजिट टू जेल टू स्टडी द कंडीशन ऑफ द इनमेट्स। ठीक है, वो क्या करता है, जेल जाता है, ये टाइम टू टाइम ये क्या करता है, जेल के राउंड्स लगाता है ताकि वो जेल के जो कैदीज़ हैं उनकी क्या कर सके, सिचुएशन को चेक कर सके। क्योंकि जो हमारे कैदी होते हैं, हमारे अक्यूज़्ड होते हैं, उनके भी कुछ राइट्स होते हैं, तो ये हमेशा जेल का एक कहते हैं ना, एक चक्कर लगाते हैं ताकि वो देख सके कि कहीं हमारे कैदियों के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, उनकी सिचुएशन क्या है। ठीक है, क्योंकि हमने जो अभी मचन लाला का केस पढ़ा था उसमें हमने देखा कि जो मचन लाला था, जब जेल की ये स्टडी हुई, जब ये राउंड पे गए, तभी इनको पता चला कि जो मचन लाला है वो अभी तक हॉस्पिटलाइज्ड है, उनको यहाँ पे नहीं लाया गया और उनके 54 ईयर्स ऑफ द लाइफ के क्या कर दिए गए, बर्बाद कर दिए गए। तो इस वजह से ये क्या होते हैं, रेगुलर बेसिस पे, जो रेगुलर नहीं, इनका जो टाइम पीरियड होता है उस पर जेल के राउंड लगाते हैं और देखते हैं कि हमारे विक्टिम्स या अक्यूज्ड की सिचुएशन कैसी है। अंडरटेकिंग एंड प्रमोटिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं, ह्यूमन राइट्स के जो फील्ड्स हैं, ठीक है, इस क्षेत्र में ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं और इन चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जा के अवेयर कराते हैं कि आपके क्या राइट्स हैं, आप किस अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो। इनका क्या होता है, इस NHRC का ये वर्क होता है, फंक्शन होता है। ठीक है, द कमीशन डज नॉट हैव द पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन। लेकिन इस कमीशन के पास प्रोसिक्यूशन का कोई भी पावर नहीं होता है। ठीक है, इसका बस देख के इन्वेस्टिगेट, ये किसी भी चीज़ को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता, बस देख के समझ के बता सकता है। ठीक है, it can merely make recommendation to the government or recommend to the court to initiate proceedings based on the inquiry that it conducts। ये सिर्फ क्या कर सकता है, हमारी कोर्ट को, हमारी गवर्नमेंट को क्या कर सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है या जो भी प्रोसीडिंग के बारे में बता सकता है कि ऐसे काम करना चाहिए। अपने इंक्वायरी या उसने जो भी कंडक्ट किया है उस बेस पे ये क्या कर सकता है, हमारी गवर्नमेंट या हमारी कोर्ट को सिर्फ एक रिकमेंडेशन या एक प्रोसीजर बता सकता है कि इस तरीके से वर्क होना चाहिए या यहाँ ये चीज़ें गलत है। ठीक है, ये कभी भी प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता कि हमें तुरंत गलत लग रहा है तो हम उस चीज़ को सही करने लगे, नहीं, ये सिर्फ हमारी गवर्नमेंट और हमारी कोर्ट को क्या करते हैं, एक तरीके से रिकमेंडेशन दे सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारी राइट टू इक्वलिटी, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स है। अब यहाँ पे हमारी बात आती है उसकी कि राइट टू इक्वलिटी में हमें कौन कौन से राइट दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, राइट टू इक्वलिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो राइट टू इक्वलिटी पढ़ने से पहले आप अपनी NCERT की बुक खोलिए, उसमें देखिए आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। यहाँ पे एक कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन बताया है, भेदभाव, और यहाँ एक जेंडर के। तो कास्ट वाली कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि उस कहानी में क्या बताया गया है कि 2 दोस्त थे, वो क्या कर रहे थे, कहीं जा रहे थे, रास्ते में वो लोग रुके चाय पीने के लिए। ठीक है, तो एक उसमें से जो दोस्त था वो रॉयल फैमिली का था और जो दूसरा दोस्त था उसकी कास्ट क्या थी, नीची कास्ट थी। तो जब वो लोग चाय पीने के लिए रुके तो जो चाय देने वाला पर्सन था उसने क्या किया, उस लड़के से उसका कास्ट पूछा। तो कास्ट पूछने के बाद उसने क्या किया, जो चाय वो लेके आया वो क्या करता है, 2 अलग अलग कुल्हड़ों में वो चाय लाता है। जो अमीर आदमी था, जो जिसकी कास्ट अच्छी थी,
उसको एक रॉयल कप में वो चाय देता है, और जो जिसकी कास्ट नीची कास्ट थी, नीची और ऊंची कास्ट तो कुछ नहीं होता, जिसकी कास्ट उसको SC ST या जो शेड्यूल ट्राइब जो भी उसकी कास्ट हो, तो उसको क्या करता है वो एक कुल्हड़ में और एक बहुत फाइबर से एकदम सस्ते से कप में देता है, ठीक है, जो फाइबर और पुरवा होता है उसमें देता है। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे चाय वाले ने कास्ट के बेसिस में दोनों में क्या किया, अंतर किया और भेदभाव किया। दूसरी कहानी है जेंडर के बेसिस पे कि लड़का और लड़की में कैसे भेदभाव किया गया। तो यहाँ पे एक रिपोर्टर की कहानी आपको दी गई थी कि जो वहाँ पे न्यूज़ पढ़ने वाली क्या होती थी, लड़के और लड़कियाँ दोनों होते थे, लेकिन वहाँ पे 45 प्लस या 65 प्लस कुछ था। वहाँ पे जो 45 प्लस की लड़कियाँ होती थी, क्या करता, जो औरतें होती थी उनको न्यूज़ पढ़ने की क्या की जाती थी, परमिशन नहीं दी जाती थी, ठीक है। उनको बोला जाता था कि आपकी एज 45 प्लस है तो आप क्या कर सकती हैं, न्यूज़ नहीं पढ़ सकती हैं हमारे यहाँ, आप कोई और वर्क कर सकती हैं। लेकिन जब 45 प्लस आदमी होते थे उनको न्यूज़ पढ़ने की क्या थी, पूरी परमिशन थी। तो इस तरीके से दो कहानी में हमें दो अलग अलग तरीके से भेदभाव देखने को मिलता है, कैसे एक जगह यहाँ कास्ट के बेसिस पे भेदभाव हुआ और दूसरे जगह हमने जेंडर के बेसिस पे भेदभाव देखा। तो हम पढ़ते हैं अब इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि कानून की नज़र में हर कोई एक समान है, ठीक है। कानून क्या करेगा, हर किसी को एक जैसा प्रोटेक्शन देगा, एक जैसी अपॉर्चुनिटी देगा और एक जैसा ही मानेगा, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कानून के नज़रों में सब लोग एक समान है। कानून किसी को अमीर गरीब छोटा बड़ा दलित आदिवासी और ब्राह्मण नहीं समझता, ठीक है। कानून हर किसी के लिए समान फैसला करता है, एक जैसा फैसला करता है। फिर है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन चीज़ों पे रोक लगाता है कि आप भेदभाव इन आधार पे नहीं कर सकते, ठीक है, इन ग्राउंड्स पे नहीं कर सकते। आप किसी के रेस के अकॉर्डिंग, किसी के कास्ट के अकॉर्डिंग, किसी के सेक्स के अकॉर्डिंग और किसी के प्लेस ऑफ बर्थ कि वो कहाँ पे जन्म लिया था, इस अकॉर्डिंग आप किसी से भी क्या कर सकते हो, भेदभाव नहीं कर सकते हो कि वो काला है, वो गोरा है, वो आदिवासी है, वो दलित है या वो लड़का है, वो लड़की है। आप इन आधार पे किसी भी फील्ड में किसी से भी क्या कर सकते हो, भेदभाव या उनको अलग नहीं रख सकते हो। इक्वल एक्सेस टू शॉप्स, होटल्स, वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एक्सेट्रा, इन सब को दुकान पे जाने की आज़ादी इक्वल मिलेगी, होटल में रहने की आज़ादी इक्वल मिलेगी, इनको कुएं में से पानी निकालने की आज़ादी इक्वल है, ये लोग टैंक्स का सेम तरीके से यूज़ कर सकती हैं, बाथिंग घाट्स हैं, जिस घाट्स पे लोग नहाते हैं उन घाट्स पे ये लोग जाके नहा सकते हैं, और ये लोग रोड पे इक्वली सबके साथ चल सकते हैं, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन सब के यूजेस में इनके रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं देखा जाएगा या उस ग्राउंड पे इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उन जॉब्स में इस आधार पे क्या किया जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको एक समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जैसा कि हमने देखा जो छुआछूत का एक प्रथा चला आ रहा था, उस प्रथे को हमने अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के नाम से क्या कर दिया है, हटा दिया है, पूरी तरीके से उसको प्रोहिबिट कर दिया है, और अब हमारी कंट्री में ऐसा कुछ होता भी नहीं है। फिर है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कि कोई भी क्या कर सकता है, टाइटल्स यूज़ नहीं कर सकता, जैसे सर मैडम जो टीचर्स हैं उनको जैसे नहीं होते टाइटल्स, जैसे किंग, क्वीन, ये सब जो टाइटल्स होते हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको मिल सकता है, लेकिन और किसी को नहीं मिल सकता, ठीक है, टाइटल्स नहीं मिलेगा। फिर है हमारा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में हमें कौन कौन से राइट्स मिले होते हैं,
राइट टू फ्रीडम में हमें राइट्स मिले हैं कि हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू, हमें किस किस चीज़ से प्रोटेक्शन मिला है, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला है कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी बोल सकते हैं और हम कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हमारे मन में कोई भी फीलिंग्स है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको विदाउट किसी डर के क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी आप पार्लियामेंट में भी जाके अपनी बातें रख सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। इस चीज़ की हमें पूरी फ्रीडम दी गई है। असेंबल पीसफुली, अगर आप एक जगह मिलते हो जुलते हो लेकिन वो पीसफुली, अब आप एक जगह मिल के लड़ाई दंगे कर रहे हो, गोली चला रहे हो, चाकू चला रहे हो या कुछ गाली गलौज कर रहे हो, तो उस चीज़ की फ्रीडम आपको नहीं दी गई है। अगर आप शांतिपूर्वक कहीं पे मिलते हो, बात करते हो, तो आप आराम से कर सकते हो। फ्रॉम एसोसिएशन और यूनियंस, आप कोई भी यूनियन, आप मतलब कहीं पे भी कोई भी एसोसिएशन बना सकते हो, कहीं पे भी यूनियंस बना सकते हो। मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इंडिया में कहीं पे भी क्या कर सकते हो, आराम से फ्रीली घूम सकते हो। फ्रीली ऐसा नहीं कि आपकी टिकट नहीं लगेगी, आपको विदाउट रिस्ट्रिक्शन आप कहीं पे भी घूम सकते हो अगर आप उस जगह की टिकट लेके जाते हो। अब ऐसा नहीं आप ट्रेन में चढ़ गए, आप यहाँ से क्या कर रहे हो, कह रहे हो मैं दिल्ली जाऊँगा, मुझे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम मिली है, राइट टू फ्रीडम के अंदर बोला गया है कि मैं कहीं भी घूम सकता हूँ। तो आपको उस जगह जाने के लिए जो भी टिकट्स लेने हैं आप उसको लीजिए, देन आप घूमिए, ठीक है। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आप इंडिया के किसी भी पार्ट में रह सकते हो, आप जी सकते हो अपनी लाइफ, आपको कोई भी कहीं पे भी जाके आप सेटल हो सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हो, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको टीचर बनना है, आपको बिजनेस करना है, आपको लॉयर बनना है, आपको एक्ट्रेस बनना है, आपको एक्टर बनना है, ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है जैसे कि आपको पिछले होता था ना कि अगर हम क्या है आर्टिस्ट है तो मेरा बेटा या मेरी बेटी आर्टिस्ट ही बनेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है अब। और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आप किसी भी तरीके का बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी बेच खरीद सकते हो, इलीगल आइटम्स नहीं बेच सकते हो आप, उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। बाकी आप किसी भी चीज़ का बिजनेस कर सकते हो। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, ठीक है, अगर कोई आपके साथ ऑफेंस होता है, कोई आपके साथ गलत करता है, तो आपको क्या होता है, उस चीज़ से प्रोटेक्शन मिलता है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपको जीने का अधिकार मिलता है और आपको खुले लिबर्टी भी, पूरी फ्रीडम भी मिलती है। राइट टू फ्रीडम आपको मिलता है, ठीक है, आप अच्छे से, आपको हर चीज़ की फ्रीडम है, आप कर सकते हो। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, ठीक है, अगर आपको अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है तो उसमें भी आपको क्या होता है, प्रोटेक्शन मिलता है कि आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आप अपना लॉयर रख सकते हो, आप अपने घर वाले को इत्तला कर सकते हो, तो उन सब चीज़ों से आपको प्रोटेक्शन अरेस्ट और डिटेन के केस में भी मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अक्यूज पर्सन हो, नहीं हो, आपको कोर्ट में फेयर ट्रायल मिलेगा, ठीक है, हर कुछ आपको मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अभी हमने देखा था, मतलब ये एक फंडामेंटल राइट्स में हम लोग फिर से देख रहे हैं, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो देखते हैं हम लोग कि एक लोगों को ख़रीदना बेचना एज अ सामान, ठीक है, एक सामान की तरह लोगों को ख़रीदना बेचना, या आप किसी को भी बंधुआ मजदूर बना के नहीं रख सकते हो, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजर्डियस जॉब, ठीक है, आप बच्चों को 14 साल से कम उम्र वाले लोगों को आप कोई भी हैजर्डस जॉब में, जहाँ पे केमिकल वर्क्स होता हो, फैक्ट्रीज माइंस में क्या कर सकते हो, जॉब नहीं दे सकते हो। फिर हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की जो फ्रीडम मिली है उसको देखते हैं। फ्री टू कंसाइज एंड फ्री प्रोफेशन, ठीक है, हम पूरी तरीके से एक साथ मिल के अपने रिलीजन्स को क्या कर सकते हैं, मना सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं अपने रिलीजन को। मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, अगर हमारे रिलीजन से लेके कोई कन्फ्लिक्ट होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है तो हम उसको आराम से एक साथ मिल के मैनेज कर सकते हैं।
पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, हम चाहते हैं कि अगर ये रिलीजन को हमें प्रमोट करना है तो हम उसके लिए टैक्सेस दे सकते हैं, चंदा दे सकते हैं, दान दे सकते हैं, जो मेरा मन करे हम कर सकते हैं। अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस होगा। हम क्या कर सकते हैं, जो कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे जाके वर्शिप कर सकते हैं या वहाँ पे जाके उसकी एजुकेशन भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो हमें मिला है, ठीक है, प्रोटेक्शन टू लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है, जो माइनॉरिटीज़ के कल्चर और लैंग्वेज को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया गया है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, माइनॉरिटीज़ को ये हक दिया गया है कि आप कहीं पे भी क्या कर सकते हो, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सेटअप कर सकते हो, ठीक है, कि आपका जो कल्चर है आप अगर उसे डेवलप करना चाहते हो तो आप अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल के लोगों को पढ़ा सकते हो। अब है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो राइट टू मूव द कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस ऑर्डर्स रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ राइट, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, कोर्ट जा सकते हो, आप वहाँ पे ऑर्डर, आप रिट्स और अपनी बात रख सकते हो कि ये जो राइट है हमारे लिए था, हमारा इसका वायलेशन हुआ है, या आप इस राइट को इन्फोर्स करिए, ठीक है। फिर हमारा आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, ठीक है, DPSP जो कि हमारे किसके लिए वर्क करता है, हमारे गवर्नमेंट को ये एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने का काम करता है, ठीक है। तो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, a separate list of policy guidelines is included in the constitution, ठीक है, एक अलग से पॉलिसी गाइडलाइन की लिस्ट क्या की गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अटैच की गई है, इंक्लूड की गई है, ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं DPSP के नाम से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख उसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो स्टेट की पॉलिसी है, तो जब वो पॉलिसी बनाती है तो वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कर सकती है, पढ़ सकती है, उससे आइडिया ले सकती है। तो ये चीज़ें क्या करती है, एक स्टेट को पॉलिसी बनाने में डायरेक्टिव प्रोवाइड करती है, इसीलिए इसका नाम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है। The list of these guidelines is included in the constitution, ठीक है, जो इस गाइडलाइंस की जो लिस्ट को क्या किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। Some guidelines were incorporated in the constitution but they are not made legally enforceable, ठीक है, इसमें कुछ गाइडलाइंस ऐसी है, ये जो DPSP है इसको क्या किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व तो किया गया है, ठीक है, इनकॉर्पोरेट तो किया गया है, लेकिन इसको लीगली इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे फंडामेंटल राइट्स को लीगली लोग इन्फोर्स कर सकता है, लेकिन इसको लीगली इन्फोर्सेबल नहीं मिला गया है, ठीक है। अगर कोई चाहे तो इसको मान सकता है, कोई नहीं चाहे तो इसको नहीं मान सकता है, ठीक है, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है कि कोई इसको ऑर्डर दे के क्या कराए, इन्फोर्स कराए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। This means that if a government did not implement a particular guideline, we cannot go, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं मानती है, DPSP को फॉलो नहीं करती है, ठीक है, उसका मन नहीं है ये बात मानने का, इम्प्लीमेंट करने का, तो हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट जाके केस नहीं कर सकते हैं कि वो नहीं मान रही है, या आप उसको इंस्ट्रक्शन दीजिए, उनको हिदायत दीजिए कि वो इस चीज़ों को माने, ठीक है, ऐसा नहीं होता। We cannot go to the court asking the court to instruct the government to implement that policy, ठीक है, हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते, उनसे ये नहीं कह सकते कि आप गवर्नमेंट से कहिए कि वो DPSP को क्या करे, फॉलो करे या माने। Thus these guidelines are नॉन जस्टिएबल, ठीक है, तो ये इस गाइडलाइन को हम लोग नॉन जस्टिएबल भी कहते हैं, ठीक है, कि ये एक जस्ट नहीं है, जस्टिएबल नहीं है। दैट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय द जुडिशरी। हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट तो है, लेकिन जुडिशरी इसको इन्फोर्स नहीं करा सकती है,
ये पूरे तरीके से गवर्नमेंट के अपने मन के ऊपर होता है कि वो इस चीज़ को मानना चाहती है या नहीं मानना चाहती है, ठीक है। What do the डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेन्स, ठीक है। अब हमने इतना देखा कि गवर्नमेंट इसको मान सकती है, नहीं मान सकती है, हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि जो DPSP है इसके अंदर कौन कौन सी बातें बोली गई हैं, बताई गई हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। द चैप्टर ऑन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिस्ट मेनली 3 थिंग्स, ठीक है। इसमें मेनली 3 बातें आती हैं, ठीक है। The goals and objectives that we as a society should adopt, ठीक है। जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव हैं जो सोसाइटी के लिए हैं, जो सोसाइटी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें उसी को अडॉप्ट करना चाहिए, ये इसका एक प्रिंसिपल है। सर्टेन राइट्स दैट इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स शुड इंजॉय अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट, ठीक है। कुछ ऐसे राइट्स हैं इंडिविजुअल के जो वो इंजॉय करता है, वो फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है। सर्टेन पॉलिसीज दैट द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट, ठीक है। कुछ पॉलिसीज होती है जब गवर्नमेंट अडॉप्ट करता है तब, ठीक है। 3 जगह क्या किया जाता है, DPSP को यूज़ किया जा सकता है। The government from time to time tried to give effect to some directive principles of state policy, ठीक है। कि कब टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि वो क्या कर सके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को क्या कर सके, यूज़ किया है उसने, और एक इफ़ेक्टिव वे में यूज़ किया। जैसे दे पास्ड सेवरल, जैसे उसने बहुत अलग अलग तरीके से इसको यूज़ किया है। जैसे ज़मींदारी एबोलिशन बिल्स, जो ज़मींदारी सिस्टम हटाई थी। नेशनलाइज्ड बैंक के समय हमने देखा है। इनएक्टेड न्यूमरस फैक्ट्री लॉज, जो बहुत अलग अलग फैक्ट्री लॉज बनाए थे। और फिक्स्ड मिनिमम वेज एक्ट जो बनाया था, ये सब किससे इंस्पायर्ड था, ये सब हमारी DPSP से ही इंस्पायर्ड था, ठीक है। तो हमने ऐसा बहुत जगह देखा है जहाँ DPSP का यूज़ एक अच्छे वे में किया गया है। कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वर प्रमोटेड, जैसे जो छोटे छोटे कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट किया गया है। प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन फॉर अपलिफ्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स वर मेड, जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न है वो भी हमारे DPSP से इंस्पायर्ड है। जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को डेवलप करने के लिए, उनको डेवलपमेंट की ओर लाने के लिए जो उसके लिए रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है। सच एफर्ट्स टू गिव इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंक्लूड द राइट टू एजुकेशन, ठीक है। ये चीज़ें क्या है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफ़ेक्ट में लाती हैं। उसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें राइट टू एजुकेशन इंक्लूड है। फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑल ओवर द कंट्री, जैसे राइट टू एजुकेशन भी इसमें इन्वॉल्व है। और जो हमारे यहाँ पंचायती राज सिस्टम चला रहा है वो भी क्या है, DPSP के थ्रू ही इसको फॉर्म किया गया है। पार्शियल राइट टू वर्क अंडर गारंटी प्रोग्राम, ठीक है, कि हर कोई को एक समय तक क्या किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। जैसे हम लोग मनरेगा देखते हैं, ठीक है, तो सबको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, ये भी क्या है, सब DPSP से ही इंस्पायर्ड है और ये सब DPSP के ही अंदर आता है। द मिड डे मील स्कीम, जो स्कूल में क्या है मिड डे मील स्कीम चलता है, वो भी हमारे DPSP से ही इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं देखते हैं। गोल्स, ठीक है, उसके जो हमारे सोसाइटी के गोल्स हैं उसको यही है कि उसका गोल्स क्या क्या है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, कि जो लोग हैं हमारी आम जनता है उनके वेलफेयर के लिए वर्क हो सके, चाहे उनको सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली क्या हो सके, जस्टिस मिल सके, ठीक है, न्याय मिल सके। रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और जो लोगों के रहने का तरीका है वो क्या हो सके, स्टैंडर्ड लिविंग हो सके, वो लोग अच्छे से रह सके, उनके जो तरीके रहने के उसमें इम्प्रूवमेंट हो। और जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको हर लोगों में क्या हो, एक इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, किसी के पास ज़्यादा या किसी के पास कम ना हो, सबके पास एक समान क्या हो, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हों।
प्रमोशनल ऑफ इंटरनेशनल पीस, और जो हमारे यहाँ इंटरनेशनल जैसे स्टेबिलिटी बनी रहती है, तो इसका एक मोटिव ये भी है कि हमारे यहाँ इंटरनेशनल मतलब दूसरे देशों से क्या हो, शांतिपूर्वक हमारे रिलेशन बने रहें। फिर नॉन जस्टिएबल राइट्स, ऐसे कौन कौन से राइट्स हैं जो नॉन जस्टिएबल राइट्स है, ठीक है। तो एडिक्वेट लाइवलीहुड, ठीक है, कि एक अच्छा लाइवलीहुड मिलना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, ठीक है। लड़का और लड़की अगर एक ही काम कर रहे हैं तो इनको एक ही तरीके का पे मिलना चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़के को ज़्यादा और लड़कियों को कम दिया जाए। राइट अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, अगर किसी को भी जॉब के मामले में एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, तो उस चीज़ में उनको राइट दिया जाए। राइट टू वर्क, हर किसी को काम करने का अधिकार हो। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, ठीक है। जो एक लोग जो 6 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको क्या हो, मतलब कंपलसरी एजुकेशन मिले और सरकार की तरफ से उनको एक अच्छी क्या हो, सुविधा मिले, ठीक है। ये देखा जाता है। अब पॉलिसीज़, इसने क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई हैं ऐसी, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहला है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। एक तरीके का सिविल कोड यूज़ करने का पॉलिसी है। प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ एल्कोहलिक लिकर, ठीक है। जो दारू शराब इन सब के कंजप्शन पे क्या है, पूरी तरीके से रोक है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, जो कॉटेजेस इंडस्ट्रीज़ हैं, जो स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके ताकि हमारे जो रूरल एरिया है उसका भी डेवलपमेंट हो सके। प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर ऑफ यूज़फुल कैटर, ठीक है। जो जानवरों को मारा जाता है, जहाँ पे जो आप लोग देखते होंगे कि जहाँ पे भी जानवरों को मारा जाता है उन चीज़ों को रोका जा सके। क्योंकि जैसे कि हम लोग गाय देखते हैं, तो गाय को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, गाय को हम लोग अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज़ करते हैं। उसका जो गोबर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको एज अ हम लोग बायोफ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। तो ये मानना है कि हमारे यहाँ जो कैटल्स है उनके जो स्लॉटर पे जहाँ पे उनको मारा जाता है और जहाँ पे उनको ये सब यूज़ किया जाता है, मार के चिकन विकन का यूज़ किया जाता है, वो सब पे रोका जाए। क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो हमारे कंट्री के लिए बहुत यूज़फुल है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनका काफ़ी वेज में हम लोग यूज़ करते हैं। प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत, और जो पंचायत इंस्टीट्यूट्स हैं उसको और बढ़ाया जाए। हर विलेज में क्या हो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो, ताकि जो एक न्याय सिस्टम है वो और अच्छा हो सके। फिर है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अब हमने दोनों चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमने फंडामेंटल राइट भी पढ़ लिया और डीपीएसपी भी पढ़ लिया, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी हमने पढ़ लिया। अब हम इन दोनों में देखते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंसेस हैं, किस तरीके से है, ठीक है। It is possible to see both the fundamental right and directive principle of state policy as complementary to each other। हम लोग देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री की तरह एक दूसरे के फीचर्स है, ठीक है। फंडामेंटल restrain the government from doing certain thing while DP exhort the government to do certain thing, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें करने से रोकता है, ठीक है, रिस्ट्रेन करता है। लेकिन जो डीपीएसपी हमारा वो गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें करने पे मजबूर करता है कि आप ये काम करो, ठीक है। मजबूर तो नहीं, क्योंकि वो लीगली उसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, तो वो गवर्नमेंट को ये बात बताता है कि आप कुछ चीज़ें करो। वहीं पे फंडामेंटल चीज़ जो राइट है वो गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें करने से रोकता है। फंडामेंटल राइट्स मेनली प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स वाइल डीपी इंश्योर्स द वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। जो फंडामेंटल राइट है वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के राइट के लिए बात करता है, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए बात करता है। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो क्या करता है, पूरे सोसाइटी के अच्छे के लिए काम करता है। वो कहीं ना कहीं रूल्स एंड रेगुलेशन पूरी सोसाइटी के लिए बनाता है। However, at time when government intends to implement DPSP,
इट कैन कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीज़न। ठीक है, कभी बहुत बार ऐसा भी हुआ है जब गवर्नमेंट ने क्या किया है, डीपीएसपी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है, तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में बहुत बार क्या हुआ है, कन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं लोगों सिटीजन्स के बीच पे। अब हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स तो हमने देखा, जो कि हमें क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन जिस चीज़ की गारंटी देता है कि आप ये चीज़ करो, आपको ये, हम कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ करने की पूरी आज़ादी दे रहा है। लेकिन अब हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी होती हैं जो हम अपने मन से करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीज़न। एक सिटीज़न होने के नाते, एक कंट्री के इंडिविजुअल होने के नाते हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ है। इन 1976 द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास। ठीक है, 1976 में 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का पास किया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट हुआ। Among other things, this amendment inserted a list of fundamental duties of citizens. इस अमेंडमेंट में क्या हुआ, इस अमेंडमेंट में हमने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिस्ट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। इन ऑल 10 ड्यूटीज़ वर इन्यूमरेटेड। ठीक है, इसमें क्या हुआ, 10 ड्यूटीज़ बताई गई। However, the Constitution does not say anything about enforcing this duty. इस ड्यूटीज़ के लिस्ट को तो ऐड किया गया, लेकिन कभी भी गवर्नमेंट ने या कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके इन्फोर्समेंट के बारे में बात नहीं की है। सॉरी फ्रेंड्स। एज सिटीजन वी मस्ट अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफेंड आवर कंट्री। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है कि एज अ सिटीज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारे कंट्री के लिए हमारी क्या ड्यूटी होती है। तो फर्स्ट ड्यूटी इसमें बताई गई है कि हम अपने कंट्री को डिफेंड करें, बचाएं, प्रमोट हारमोनी, हम क्या करें, हारमोनी, एकता बढ़ाएं अमंग ऑल सिटीजन, सारे सिटीजन्स के बीच, प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, हम अपने इन्वायरमेंट को क्या करें, प्रोटेक्ट करें। और भी बहुत चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों का देके एग्जाम्पल बताया गया है। आपको 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ने के लिए जब हम एम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। राइट टू प्रॉपर्टी, फिर हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, राइट टू प्रॉपर्टी। हमें प्रॉपर्टी के लिए भी कुछ राइट्स दिए गए हैं। वो राइट्स क्या हैं? Originally, there was a fundamental right to acquire, possess and maintain property. हमें क्या किया गया, एक फंडामेंटल राइट दिया गया था सबसे पहले ओरिजिनल में, कि हम कोई भी प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट क्लियर दैट प्रॉपर्टी कुड बी टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात साफ कर दी थी कि हम किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, लोगों की प्रॉपर्टी को ले सकते हैं जब हमें गवर्नमेंट का कोई भी वेलफेयर प्रोग्राम करना होगा। जैसे हमें वहाँ पे रोड्स बनानी है, वहाँ पे हमें रेलवे लाइंस बनानी है, वहाँ पे हमें कुछ और मेट्रो सिटी बनानी है, वहाँ पे हमें हाईवे बनाना है, फ्लाईओवर बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को एक्वायर गवर्नमेंट कर सकती है। सिंस 1950 गवर्नमेंट मेड मैनी लॉज दैट लिमिटेड दिस राइट्स टू प्रॉपर्टी। 1950 में क्या किया गवर्नमेंट ने, ऐसे बहुत सारे लॉज बनाए जो कि ये राइट टू प्रॉपर्टी पे क्या करता है, कुछ लिमिटेशंस लगाता है। तो ये हमारा क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज नॉट पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ठीक है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। फाइनली इन 1973 the Supreme Court gave a decision that the right to property was not part of the basic structure of the Constitution, are therefore
पार्लियामेंट हैड पावर टू एब्रिज दिस राइट बाय एन अमेंडमेंट। ठीक है, 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक डिसीजन दिया कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अब हमारे क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसको आराम से, जो हमारी पार्लियामेंट है वो इसको किसी भी अमेंडमेंट के थ्रू क्या कर सकती है, राइट टू प्रॉपर्टी को बदल सकती है। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है उस चीज़ों को हम लोग जल्दी आसानी से नहीं बदल सकते, लेकिन फिर इस राइट टू प्रॉपर्टी को हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स में से हटा दिया गया ताकि पार्लियामेंट को जब जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस चीज़ को क्या कर सके, वो बदल सके। In 1978, 44th Amendment to the Constitution removed the right to property from the list of fundamental rights and converted it into a simple legal right under Article 301। ठीक है, 1978 में क्या हुआ, 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ, अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को हमारे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। ठीक है, 44th अमेंडमेंट हुआ 1978 में, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे राइट टू प्रॉपर्टी को हमारे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और इसको एक सिंपल लीगल राइट बना दिया गया। किसके, आर्टिकल 301 के अंदर इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और किसी भी बच्चे को क्लास 6 to 12 NCERT के किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है, या आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक के नोट्स परचेस करने हो तो आप परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। कोई भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो एंड सपोर्ट मी।